Welcome to this Concept Explainer, brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. तो आज हम यूनिट 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसे बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में फिट हो जाएं और इम्पॉर्टेंटली एग्जाम में कोई मार्क्स ना कटें। एक सिंपल सा सवाल है, कभी सोचा है कि एक प्लेन सा दिखने वाला ग्लास का टुकड़ा जैसे कि प्रिज्म सूरज की सफेद रोशनी को इतने सुंदर रेनबो कलर्स में कैसे तोड़ देता है? हाँ, ये तो बचपन से देखा है, साइंस फेयर्स में या फिर पिंक फ्लॉयड का जो आइकॉनिक एल्बम कवर है उस पे भी। देखने में तो मैजिकल लगता है, पर इसके पीछे की वो एग्जैक्ट फिजिक्स क्या है, ये हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, यही सेम प्रिंसिपल जिसे हम आज समझेंगे, उसे यूज करके साइंटिस्ट्स करोड़ों किलोमीटर दूर स्टार्स का कॉम्पोजिशन भी पता लगा लेते हैं। स्टार्स का कॉम्पोजिशन मतलब? हाँ, बस उसकी रोशनी देखकर बता देते हैं कि एक स्टार हाइड्रोजन से बना है या हीलियम से। वाओ, मतलब एक छोटा सा प्रिज्म और इतनी बड़ी डिस्कवरी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। तो चलो आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और इसकी फिजिक्स की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल लेवल पर प्रिज्म करता क्या है? एक्चुअली प्रिज्म लाइट को 2 बार बेंड करता है। 2 बार? हाँ, एक बार जब लाइट हवा से उसके अंदर जाती है और दूसरी बार जब लाइट उससे बाहर निकलकर वापस हवा में आती है। अच्छा, 2 बार बेंडिंग। लेकिन एक सिंपल ग्लास स्लैब भी तो 2 बार बेंड करता है, उसमें तो रेनबो नहीं बनता। तो प्रिज्म में ऐसा क्या खास है? बहुत अच्छा सवाल। फर्क है प्रिज्म के शेप का। देखो, ग्लास स्लैब की दोनों सर्फेसेस पैरेलल होती है। हाँ। इसीलिए जो लाइट बाहर निकलती है वो ओरिजिनल लाइट के पैरेलल ही रहती है, बस थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। लेकिन प्रिज्म की जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं वो एक एंगल पर झुकी होती हैं। ओके। और इसी वजह से लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से हमेशा के लिए मुड़ जाती है, मतलब डिविएट हो जाती है। अच्छा, तो आपस में झुकी हुई सरफेसेस ही सारा गेम चेंज करती हैं? हाँ, इसको एक एनालॉजी से समझो। मान लो तुम एक शॉपिंग मॉल में एक सीधे कॉरिडोर में भाग रही हो। ठीक है। अचानक तुम एक अजीब से ट्रायंगुलर रूम में घुस जाती हो। जैसे ही एंटर करते हो कॉरिडोर से रूम के अंदर, तुम्हें थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है ना? हाँ, पड़ेगा। फिर रूम क्रॉस करके जब दूसरे दरवाजे से बाहर निकलती हो तो वापस कॉरिडोर में आने के लिए फिर से मुड़ना पड़ता है। तो जब मैं उस ट्रायंगुलर रूम से बाहर निकलूंगी तो मैं उस ओरिजिनल सीधी लाइन में नहीं भाग रही होंगी जहां से स्टार्ट किया था। राइट। मेरी डायरेक्शन पूरी तरह बदल चुकी होगी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। प्रिज्म लाइट के साथ बिल्कुल यही करता है। अब आते हैं तुम्हारे रेनबो वाले सवाल पर। ये है इसका सबसे मैजिकल पार्ट, जिसे फिजिक्स में हम डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन मतलब फैलना या बिखरना। बिल्कुल। इमेजिन करो एक सफेद लाइट की बीम जो असल में 7 अलग-अलग कलर्स यानी विबज्योर का मिक्सचर है। ये बीम प्रिज्म पर आती है। जैसे ही वो ग्लास में घुसती है, सारी लाइट थोड़ी नीचे की तरफ बेंड होती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ग्लास के अंदर हर कलर की स्पीड थोड़ी अलग होती है। अलग स्पीड? हाँ, वायलेट लाइट सबसे धीरे चलती है और रेड लाइट सबसे फास्ट। ओह, तो जैसे एक रेस में सब अलग-अलग स्पीड से भाग रहे हैं। वायलेट सबसे स्लो रनर है और रेड सबसे फास्ट। परफेक्ट एनालॉजी। और फिजिक्स का रूल है कि जो कलर जितना स्लो होगा वो उतना ज्यादा बेंड होगा। इस स्पीड डिफरेंस की वजह से प्रिज्म के अंदर घुसते ही वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है और रेड सबसे कम। अच्छा, तो उनका बंटवारा मतलब जो स्प्लिटिंग है वो प्रिज्म के अंदर घुसते ही शुरू हो जाती है? हाँ, वहीं से शुरू। और जब ये अलग अलग कलर की रेज प्रिज्म की दूसरी सरफेस से बाहर निकलती हैं तो वो और भी ज्यादा फैल जाती हैं। रिजल्ट एक सफेद लाइट की बीम एक पूरे YBGOR स्पेक्ट्रम यानी रेनबो में बदल जाती है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करता है। इस प्रोसेस को आगे समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी वेरिएबल्स को जानना जरूरी है। इनके सिंबल्स हैं A, I, E, R1 और R2। हाँ, ये सिंबल्स तो डायग्राम में हमेशा दिखते हैं। इनका आखिर मतलब क्या है? चलो एक एक करके समझते हैं। ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म की उन 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच का एंगल है। सिंपल। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस एंगल पर लाइट पहली सरफेस पर आती है। R1 है
पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे ही लाइट अंदर जाती है वो बेंड होती है, ये वही एंगल है। ओके। फिर R2 दूसरी सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल है, जब लाइट अंदर से दूसरी सरफेस पर टकराती है। और E है एंगल ऑफ इमर्जेंस, जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकलती है तो उसका फाइनल एंगल। ओके। तो I, R1, R2 और E लाइट के पाथ के एंगल्स हैं और A प्रिज्म का अपना एंगल है। ये सब क्लियर हो गया। ग्रेट। अब इन सब को जोड़कर दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस बनते हैं। पहला है R1 + R2 = A और दूसरा है टोटल डिविएशन का फॉर्मूला। जरा एनसीईआरटी से डिविएशन डेल्टा यानी डेल्टा का फॉर्मूला पढ़ो। The total deviation, delta, is the sum of deviations at the two faces. Delta equals I plus R1 plus E minus R2. That is, delta equals I plus E minus A. परफेक्ट। ये फॉर्मूला डेल्टा इक्वल्स I + A - A इस टॉपिक का हार्ट है। ये बताता है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से टोटल कितना मुड़ी। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। होप यहाँ तक सब क्लियर है। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, दैट इज profsam.com। अब यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग होती हैं। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I को चेंज करते हैं, हाँ। तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा भी चेंज होता है। और एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये डिविएशन सबसे कम होता है। इसे एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन या DM कहते हैं। मिनिमम डिविएशन मतलब लाइट सबसे कम मुड़ती है, उसकी क्या खास बात है? उसकी बहुत खास बात है। जब मिनिमम डिविएशन होता है तब कुछ चीजें बहुत सिमेट्रिक और आसान हो जाती हैं। पहली, प्रिज्म के अंदर जो लाइट रे ट्रैवल कर रही है वो उसके बेस के पैरेलल हो जाती है। अच्छा। और दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ इमर्जेंस E बराबर हो जाते हैं। मतलब I = E। और R1 और R2 का क्या होता है? वो भी बराबर हो जाते हैं। R1 = R2। ये कंडीशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि इससे कैलकुलेशंस बहुत प्रिडिक्टेबल और सिंपल हो जाती हैं। और इसी कंडीशन को यूज करके हम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अच्छा। जिससे हम प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N निकाल सकते हैं। जरा वो फॉर्मूला पढ़ो। N212 is equal to sin A plus DM2 whole sin A by 2. ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है अगर आपको किसी भी प्रिज्म का एंगल यानी A और उसका मिनिमम डिविएशन एंगल यानी DM पता है, तो हम उस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। इसका कोई सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लो तुम्हारे पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, ठीक। तो उसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा, तो A हो गया 60। ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा कि उसका मिनिमम डिविएशन 40 डिग्री है, यानी DM = 40। ठीक है। तो इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दो। न्यूमरेटर बनेगा sin 60 + 40 / 2 यानी sin 50 डिग्री, और डिनोमिनेटर बनेगा sin 60/2 यानी sin 30 डिग्री। और उनकी वैल्यूज को डिवाइड करके उस ग्लास का N मिल जाएगा। बिल्कुल, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चलो अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। ये साइलेंट किलर्स हैं जो एग्जाम में मार्क्स कटवाते हैं। पहली और सबसे कॉमन गलती, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्रिज्म में सभी कलर्स सेम अमाउंट से बेंड होते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि जब हम स्नेल्स लॉ N1 sin I = N2 sin R पढ़ते हैं तो उसमें N तो मटेरियल का कांस्टेंट लगता है, तो लगता है कि हर कलर के लिए R सेम होना चाहिए। यही तो कैच है। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N खुद लाइट के कलर यानी उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इस प्रॉपर्टी को ही डिस्पर्शन कहते हैं। ओह। सिंपल शब्दों में, ग्लास के लिए वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N रेड लाइट के N से थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, तो N of violet is greater than N of red. बिल्कुल। और स्नेल्स लॉ के हिसाब से जिसका N ज्यादा होगा वो लाइट को उतना ज्यादा बेंड करेगा। इसलिए वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ती है और रेड सबसे कम। अच्छा, तो N हर कलर के लिए अलग है, इसलिए हर कलर का डिविएशन एंगल डेल्टा भी अलग होता है और इसलिए हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं। अब पूरी तरह समझ गई। बहुत बढ़िया। अब दूसरी बड़ी गलती, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I बढ़ाते हैं,
एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा भी हमेशा सीधा सीधा बढ़ता जाता है। एक लीनियर रिलेशन जैसा, जैसे एक चीज बड़ा हो तो दूसरी भी सीधी लाइन में बढ़ेगी। हाँ, बट वैसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो यू शेप का होता है। यू शेप्ड। यस, जैसे हम आई को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, डेल्टा पहले घटता है, फिर वो एक मिनिमम वैल्यू यानी डीएम तक पहुंचता है, और उसके बाद अगर आई को और बढ़ाया जाए तो डेल्टा फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं है, बल्कि एक यू शेप्ड कर्व है जिसका सबसे नीचे वाला पॉइंट ही डीएम है। गॉट इट। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। एब्सोल्युटली। चलो, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने के कुछ सिंपल ट्रिक्स यानी मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। ओके। एक फ्रेज याद रखो, प्रिज्म का काम 2 बार रिफ्रैक्शन और लाइट का डिविएशन, और अगर व्हाइट लाइट हो तो विबग्योर का फॉर्मेशन। 2 बार रिफ्रैक्शन, लाइट का डिविएशन, विबग्योर का फॉर्मेशन। ये तो काफी कैची है और आसान भी है। एक फिजिकल जेस्चर भी ट्राई कर सकते हो, अपने हाथों से एक वी शेप बनाओ जैसे प्रिज्म का एंगल हो। ऐसे। ओके, हाँ। अब अपनी एक उंगली लो, मान लो वो लाइट रे है, उसे एक हाथ यानी प्रिज्म की पहली सरफेस से पास करो और थोड़ा अंदर की तरफ बेंड करो। ये हुआ पहला रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंड किया। फिर उस उंगली को आगे ले जाकर दूसरे हाथ यानी दूसरी सरफेस से बाहर निकालते हुए और बेंड करो। ये हुआ दूसरा रिफ्रैक्शन। अच्छा, तो ये वी शेप और उंगली का मूवमेंट, इससे 2 बार होने वाला रिफ्रैक्शन और फाइनल डिविएशन हमेशा याद रहेगा। सिंपल बट इफेक्टिव है। एग्जैक्टली। इसे किनेस्थेटिक मेमोरी कहते हैं। एक्शन करने से कॉन्सेप्ट दिमाग में चिपक जाता है। तो आज के इस टॉपिक को 3 पॉइंट्स में समराइज करते हैं। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस एक एंगल ए पर होती है। इसका मेन काम लाइट को उसके ओरिजिनल पाथ से डिविएट करना है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसे डिस्पर्जन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हर कलर के लिए अलग होता है। वायलेट सबसे ज्यादा, रेड सबसे कम। राइट। और तीसरा, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर डिपेंड करता है, और इसका रिलेशन एक यू शेप्ड कर्व होता है। एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डिविएशन मिनिमम होता है यानी डीएम, जिसे यूज करके हम प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। दैट इज PROF SAM, राइट? यस। PROFSAM.com। हैप्पी लर्निंग। हैप्पी लर्निंग।